तो बच्चों, क्या है आज का हमारा टॉपिक? क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, वो क्या था भाई? तो कि पावर इन LCR AC सीरीज सर्किट P = VI cos phi। क्या उसके कुछ सम्स बाकी हैं? देखो तो चेक करो, एग्जाम्पल्स हैं या डायरेक्ट LC ऑसिलेशन है? चेक करो बच्चों। टेक्स्ट बुक है आपके पास? होगी ना? टेक्स्ट बुक तो होगी, टेक्स्ट बुक तो है। यस और नो? हाँ, कोई सम वगैरह है तो कौन सा नंबर है ये बता दो, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यस, सम्स बाकी हैं। यस, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बच्चों, P = पावर इन AC सर्किट P = VI cos phi। ठीक है, V की जगह हमने अगर IZ रखा, IRMS इंटू इम्पीडेंस रखा, तो पावर हमें मिला I² Z cos phi। इसमें जो cos phi है इसको बोला गया है पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी होती है। 0 से 1 के बीच में वेरी होती है, इसे बोला गया बच्चों पावर फैक्टर। क्या बोला गया बच्चों? पावर फैक्टर। ठीक है, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था भाई पावर फैक्टर का एक और इक्वेशन बनता है, ये R मान लीजिए, आपको पता ही है ये R होता है, ये XC - XL होता है, ये Z होता है। तो cos phi अगर आप लगाओ तो एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो R/Z। समझ में आया? अच्छा, फिर इसमें हमने 4 अलग अलग केसेस देखे थे। पहला केस, अगर मैं बोलूं ओनली L एंड ओनली C हो, मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक हो, तो भाई फाई जो है या तो आपका π/2 है या तो -π/2 है। अगर ओनली R है तो आपका फाई बेटा कितना है? 0 है। ये पढ़े हो आप लोग? अच्छा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पावर जो है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो पावर है मैक्सिमम हो जाएगा, डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? I²Z। पर यहाँ पे Z बराबर क्या लिखा जाएगा बच्चों? R ही होगा ना, क्योंकि ओनली R है, तो Z बराबर R लिखा जाएगा। Z का तो आपको इक्वेशन पता है या बताऊं? Z का इक्वेशन है बच्चों R² + XC - XL का स्क्वायर का रूट। तो ओनली R है तो ये 0 है, तो R² का रूट सिर्फ R हो जाएगा। समझ में आया? यस। फिर तीसरा केस कौन सा देखा था? Z का इक्वेशन तो आपको याद है, इसको हटा देते। तीसरा केस कौन सा था, याद है? LCR सीरीज में हो तो फाई लिखा जाता है tan इनवर्स, इसके से tan phi ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, XC - XL अपॉन R। इस पे डिपेंड करेगा भाई, XC बड़ा है या XL बड़ा है, उससे करंट लीड या लैग होगा वो पता चल जाएगा आपको। वो जो पावर है उसका इक्वेशन होगा I²Z cos phi। I²Z cos phi। अब ना phi 0 है, ना cos phi ना 0 है, cos phi ना 1 है, उसके बीच में कुछ मिलेगा, यानी पावर डिसिपेटेड मिलेगा आपको, डिसिपेट होगा, पर वो ओनली किस में होगा? रेजिस्टेंस में। ये याद रखना है, पावर डिसिपेट किस में होता है? रेजिस्टेंस में होता है बच्चों। और चौथा केस हमने क्या देखा था? रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस होता है तो बच्चों XC = XL होता है,
z बराबर r होता है तो cos फाई क्या हो जाएगा 1। z और r सेम तो cos फाई आपका 1 हो जाएगा। तो पावर जो डिसिपेटेड होगा वो आई स्क्वायर z होगा। और z की बजाय क्या लिखना है आपको r। तो सेम केस मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन बोथ दिस केसेस बट इसमें करंट मैक्सिमम रहता है इसीलिए रेजोनेंस होता है। यस और नो? वेरी गुड, समझ में आया बच्चों? यस और नो? ये 4 केस ये लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे, आपको क्लियर होने चाहिए। यस बिल्कुल। तो बच्चों 7.7 सम हम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर जो पावर फैक्टर के बाद आता है। चलो तो समझते हैं कैसे क्वेश्चन आपके पास होनी चाहिए टेक्स्ट बुक, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। फॉर सर्किट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर अ लो पावर फैक्टर implies large power loss in transmission। एक्सप्लेन करना है कि भाई अगर cos फाई छोटा है तो पावर लॉस ज़्यादा होगा। कैसे समझते हैं आइए। एग्जाम्पल नंबर भाई 7.7। तो भाई ये पावर स्टेशन है बच्चों, पावर स्टेशन, और ये सिटी है जहां पे आप रह रहे हो, गोधरा सिटी। चलो ठीक है, मेरी सिटी मैंने लिख दी। यहां से हमें पावर ट्रांसमिट करना है इस सिटी में, थ्रू वायर्स हम करेंगे, और वायर के पास उसका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, जो पावर है उसका इक्वेशन क्या होता है, तो कि वी आई cos फाई आया हमारा यहाँ पे पावर, और या आप बोल सकते हो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड cos फाई। ठीक, समझ रहे हो? अब यहाँ पे कुछ वैल्यू का रिक्वायर्ड पावर होगा, इतना तो यहाँ पे इस सिटी में चाहिए ही चाहिए। उससे कम पावर अगर आया तो सिटी की कई जगह की लाइट बंद हो जाएंगी, कई जगह पे ही लाइट मिलेगी। तो पावर एक रिक्वायर्ड पावर फिक्स होता है। अब अगर आपका पावर फैक्टर लो है, अगर ये पावर फैक्टर cos फाई लो है, मान लेते हैं cos फाई छोटा है, ठीक है, पावर फैक्टर लो है, तो अगर हमें पावर को इंक्रीज करना है, वी वांट टू इंक्रीज द पावर, जो रिक्वायर्ड यहाँ पे है, यहाँ से भेजना है, यहाँ पे भेजना है, यहाँ से यहाँ पे भेजना है, तो वो कुछ रिक्वायर्ड पावर हमें भेजना है। अगर आपका cos फाई कम हो जाता है तो आपको पावर तो जो है वो उतना चाहिए, उतना ही भेजना है, पर cos फाई कम हो गया तो पावर कम हो गया, तो यू हैव टू इंक्रीज द पावर, यू हैव टू इंक्रीज द पावर। पावर इंक्रीज करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो करंट इंक्रीज करो या तो वोल्टेज इंक्रीज करो। इफ वी इंक्रीज द करंट then P is equals to I square R और I square Z cos फाई के हिसाब से डिसिपेटेड पावर इंक्रीज हो जाएगा, पावर लॉस इंक्रीज हो जाएगा इफ इंक्रीज दी करंट। समझ में आया? यानी ये क्या हो गया, पैराडॉक्स हो गई। क्या हो गई बच्चों? पैराडॉक्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, कुछ खाने से हमारे बॉडी की एनर्जी बढ़ती है, और आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी, तो रोग के सामने लड़ने की जो क्षमता है वो इंक्रीज हो जाएगी, इम्यूनिटी इंक्रीजेस। ठीक है, अभी कोरोना वगैरह चल रहा है तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाह दी जाती है। इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। तो खाना खा लो दबा दबा के, अपनी लिमिट से 2, 3, 4 गुना ज़्यादा खा लो, तो क्या होगा? मेरी बात समझ रहे हो ना? गैस हो जाएगी, पेट बिगड़ जाएगा, और कुछ लॉस इंक्रीज हो जाएगा, उसको बीमारियां हो जाएंगी। तो यानी आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो cos फाई अगर कम हो गया
पर आपको तो रिक्वायर्ड पावर पहुंचाना है, तो यू हैव टू इंक्रीज करंट और वोल्टेज. इफ यू इंक्रीज द करंट देन पावर लॉस इंक्रीजेस, बिकॉज यू नो द पावर लॉस इन द रेजिस्टेंस. वो क्या होता है भाई, आई स्क्वायर आर होता है. इफ यू इंक्रीज द करंट देन पावर लॉस इंक्रीजेस. इसीलिए बच्चों क्या बढ़ाना चाहिए बताओ, पावर बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना चाहिए, वी आई कॉस फाई चलो घट गया, वी बढ़ाना चाहिए या आई बढ़ाना चाहिए बताओ. चलो मैसेज करो, मैसेज फास्ट. विच क्वांटिटी वी और आई, विच क्वांटिटी वी हैव टू इंक्रीज द पावर. आई बढ़ाएंगे तो आई स्क्वायर आर के हिसाब से क्या बढ़ जाएगा, लॉस. तो पावर बढ़ाने के लिए आई नहीं बढ़ाना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहिए, वोल्टेज बढ़ाना चाहिए बच्चों. क्या बढ़ाना चाहिए, वोल्टेज. और ऐसा काम कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर. कौन करता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मर. समझ में आया, ऐसा काम कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर. जिसको आप डीपी बोलते हो, जो अपने ये पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स, उनके ऊपर बड़ा बड़ा सा लगा हुआ था, उसको ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं. हम लास्ट टॉपिक इसका चैप्टर का यही है. यहाँ पे भी लगाया जाता है और यहाँ पे भी लगाया जाता है, दोनों जगह. यहाँ पे स्टेप डाउन होता है, यहाँ पे स्टेप अप. यहाँ पे पावर बढ़ाने का काम होता है, यहाँ पे पावर घटाने का काम होता है. ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया कि नहीं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया लॉजिक आपको मिला है. कोई डाउट हो तो पूछ लो. तो बच्चों ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और मेरे को किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब समझ में आ गया. चलो तो इसका पार्ट बी देखते हैं. पार्ट बी क्या है, क्वेश्चन देखो. पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ द कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट. एक्सप्लेन. चलो तो एक्सप्लेन करते हैं, हाउ टू इंक्रीज पावर फैक्टर. यानी पावर फैक्टर को बढ़ाना कैसे है. इफ यू वांट टू इंक्रीज पावर फैक्टर, देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर पावर फैक्टर कम है तो जो रिक्वायर्ड पावर हमें पहुंचाना है वो कम हो जाएगा. उसको बढ़ाने के लिए अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो पावर लॉस इंक्रीज हो जाता है. तो यानी पावर फैक्टर घटना नहीं चाहिए रिक्वायर्ड वैल्यू. तो बी क्वेश्चन यही पूछा है कि पावर फैक्टर कैसे बढ़ाया जाए. तो ये समझते हैं हम लोग फेजर डायग्राम से. फेजर डायग्राम आपको पता है, ऑफ एलसीआर सीरीज एसी सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं. अगर जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन में दिया है अगर वो आपको ड्रॉ करना है तो वो भी आप ड्रॉ करते हैं और समझ सकते हैं उसको. ठीक है, उसमें आप देखो तो आपको V दिया है इधर, ठीक है, और I दिया है इधर. दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है भाई, 5. यानी V लीड्स करंट बाई 5. ठीक है, ये एक फेजर डायग्राम. ठीक है, आप एलसीआर से भी समझ सकते थे. सिंपल ये एक फेजर डायग्राम में एलसीआर का भी ऐसे ही होता है, उसमें आई सेम रहता है पर वी और आई का ऐसे फेस डिफरेंस तो आपको मिलता है. ठीक है, ये तो सबको पता है. अब हमारी जो बात है वो ये है कि पावर फैक्टर जो है cos फाई, उसका इक्वेशन होता है R/Z. अगर आप पावर फैक्टर को बढ़ाना चाहते हो, मैक्सिमम करना चाहते हो 1, तो Z को R के बराबर कर दो. Z को R के बराबर कर दो. Z इक्वल्स टू R, तो R/R 1, पावर फैक्टर बिकम्स मैक्सिमम. यानी पावर फैक्टर घटना नहीं चाहिए, नहीं तो पावर घट जाएगा. बढ़ाने के लिए आपको Z को R के बराबर करना चाहिए. यानी सिंपल हिसाब है, अगर आपका Z आपको पता है तो ये होता है, ठीक है, XC माइनस XL. तो XC बराबर XL कर दीजिए, यानी कि रेजोनेंस होना चाहिए.
अब रेजोनेंस करने के लिए आपको कैपेसिटर लगाना पड़ता है। मैंने ये बताया था आपको पहले, कैपेसिटर जो कैसा होता है वेरिएबल, उसको बढ़ा दीजिए, उसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा भाई जो रिक्वायर्ड है वो, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक ठीक, समझ में आ गया। अब यही बात हम लोग यहाँ पे कैसे समझते हैं, देखो करंट के यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक IP विच इज नोन एज पावर कंपोनेंट, एंड जो वोल्टेज का पैरेलल है, ठीक है, और ये है IQ विच इज वॉटलेस कंपोनेंट। वॉटलेस कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, समझो। वॉटलेस कंपोनेंट इसका मतलब इसकी डायरेक्शन में वोल्टेज है ही नहीं, और पावर का यूनिट है वॉट, और पावर बनाने के लिए आपको एक ही डायरेक्शन में V और I चाहिए। हाँ, यहाँ पे cos फाई इनके बीच का एंगल, तो यहाँ पे IQ और V के बीच का एंगल 90 होगा, और cos 90 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको कौन सा कंपोनेंट बोला गया, वॉटलेस। पक्का? यस और नो मैसेज करो, इसको वॉटलेस कंपोनेंट क्यों बोला गया। पावर इज इक्वल्स टू VI cos phi, phi is the angle between V and I. For IQ what is the phi, what is the angle between, what is the angle between, यहाँ पे एंगल है, भले phi लिखा है पर आपको पता होना चाहिए एंगल है V और I के बीच का। तो V और I के बीच का एंगल जो है, V और I के बीच का जो एंगल है वो IQ के लिए V और I के बीच का एंगल कितना है, कितना है बताओ, आपको कितना दिख रहा है, 0। वेरी गुड, सही जवाब, वेरी गुड, 0 है। किसी को 0 दिख रहा है, V और I के बीच का एंगल 0 है। वाव, यस। नुपुर को 90 दिख रहा है, वेरी गुड, अच्छा है, दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है, 90 दिख रहा है, यस 90 है। 90 है तो cos 90 0, यानी पावर यहाँ पे 0, इसीलिए इसको वॉटलेस कंपोनेंट बोलते हैं। अब देखो Z टेंस टू R, यानी ये दोनों कंपोनेंट सेम हो जाए, यानी एक दूसरे की इफेक्ट नेगलेक्ट कर दें। अब यहाँ पे IQ को नेगलेक्ट करने के लिए मान लो ये 5 है, तो इसके ऑपोजिट में -5 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट मिलना चाहिए जो IQ डैश आप बोल दीजिए, या Q डैश, जो इसको कैंसिल कर दे। अब ये वोल्टेज को π/2 से लीड कर रहा है, तो वोल्टेज को π/2 से लीड करे ऐसा कौन है, करंट जिसमें वोल्टेज को लीड करे π/2 से, ऐसा कंपोनेंट कौन सा है, कैपेसिटर, इंडक्टर या रेजिस्टर, जिसमें करंट लीड करे, तो हमें पता है कैपेसिटर। ओके, यस। So we have to connect capacitor to improve the power factor. कैसे पता चला ना, पक्का क्या नहीं, यस। देखो बच्चों फिर से एक बार बताता हूं, ये कंपोनेंट अगर बढ़ता है देखो, तो ये ऐसे हो जाएगा, और फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो cos फाई घटेगा, फाई इंक्रीजेस। 0 से 90 के बीच में अगर एंगल बढ़ता है तो cos ऑफ दैट एंगल डिक्रीजेस, क्योंकि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है अगर एंगल बढ़ता है, तो cos 90 0, cos 0 1। तो ये अगर ये कंपोनेंट बढ़ा तो फाई बढ़ गया और पावर फैक्टर घट जाएगा, तो इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करने के लिए इसका दूसरा भाई चाहिए जो इसके ऑपोजिट बोले, तो वो लाए हम लोग। अब वो देखें इस डायग्राम से π/2 लीड कर रहा है, π/2 किस में लीड होता है, करंट, कैपेसिटर। सो वी हैव टू कनेक्ट कैपेसिटर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर। चलो तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों 7.8 सम देखते हैं। 7.7 बिल्कुल कंसेप्ट आपका पक्का कर दिया मैंने, और कुछ डाउट हो तो मुझे भेज देना, और कोई भी डाउट होना इसमें नहीं चाहिए, अगर है तो भेज दीजिए बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। 7.8
साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट। पीक वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी यानी न्यू 50 हर्ट्ज। ओके, इज अप्लाइड टू एन LCR सीरीज सर्किट। अच्छा, तो ये जो AC वोल्टेज है ये L, C और R को अप्लाई करते हैं। L इजिकल्स टू C इजिकल्स टू R इजिकल्स टू L की वैल्यू 25.48 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 796 माइक्रोफैराडे एंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस 3 ओम। Okay, and the first question is the impedance of the circuit। बच्चों impedance फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको XL निकालना पड़ेगा, XC निकालना पड़ेगा। XL का इक्वेशन बताओ क्या होता है? ओमेगा L, ओमेगा दिया नहीं है, न्यू दिया है, तो आपको पता है 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू एल। भाई 2 पाई की वैल्यू 3.14, न्यू की वैल्यू 50 और एल की वैल्यू 25.48 मिली यानी 10⁻³ इफ वी सॉल्व दिस वी विल गेट XL इज इक्वल टू 8 ओम। समझ में आया? इसको सॉल्व कीजिए, आपको XL मिलेगा 8 ओम। अब XC निकालते हैं। ये XC होता है बच्चों 1/ओमेगा C, 1/2 पाई न्यू इंटू C। अच्छा, तो 1/2 पाई 3.14 न्यू 50, C की वैल्यू है 796 into 10⁻⁶। if we solve this we will get 4 ohm। this is XC 4 ohm। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 4 ओम आंसर मिल रहा है बच्चों। क्लियर है? तो अब हमें इंपीडेंस जो निकालने के लिए बोला गया है वो निकाल लेते हैं भाई। इंपीडेंस तो Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस और XC माइनस XL होल स्क्वायर। R कितना बच्चों? 3 का स्क्वायर 9 हो गया। XL माइनस XC या XC माइनस XL करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ। तो 8 और -4 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 और आंसर आपका आएगा 5। Z इज इक्वल टू 5 ओम। ऐसे पता चल गया ना, ये 3 है, ये दोनों का डिफरेंस 4 है, तो आंसर 3 4 5 ट्रिपलेट से आ जाएगी। पक्का ना? यस, सही आंसर है। बी क्या पूछा है? द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट। समझ में आया? फेज डिफरेंस पूछ लिया है भाई, मजा आएगा। ध्यान से सीखिए और आंसर की ओर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। 5 बराबर देखो मैं क्या लिख रहा हूं, tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। ध्यान से सीखना है। tan इनवर्स XC आपका है 4, XL आपका है 8, R आपका 3। तो क्या होगा सॉल्यूशन? देखो 5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -4/3। अब यहाँ पे बायो वालों के लिए थोड़ा सा लॉजिक है, याद रखना है उनको। tan इज एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है tan? बताओ। चलो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो बताएंगे, मैसेज करें। ऐसा नहीं उन्हें नहीं आता, पर पता होना चाहिए tan इज इवन और ऑड। चलो फास्ट मैसेज करो तो। tan इज इवन और ऑड। बायोलॉजी स्टूडेंट्स जगो जगो बच्चों जगो, इंटेंसिटी हो गई ज्यादा।
जग जाओ मेरे बच्चों और बताओ क्या हो रहा है। ना इतना ठंडा नहीं खाना। चलो बताओ, किसी को नहीं आता। अरे किसी का मैसेज तो आना चाहिए ना। 10 इज इवन। अच्छा, मुझे जो लगता था वही आंसर आ रहा है। सभी बच्चे बोल रहे हैं इवन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑड, कुछ बोल रहे हैं इवन। 10 इज, मैथ्स वाले बच्चे बोलो चलो। यस, मैथ्स वाले बच्चे 10 इवन या ऑड, 10 इवन या ऑड, 10 इवन या ऑड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला 10 नहीं, 1010। ओ भाई ये 10 नहीं है। ये 10 नहीं है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। 1010 नहीं भाई, ये टन है, टन। वो ऑड फंक्शन है बच्चों। अभी भी ठंडा है। यानी माइनस बार ले लीजिए, और जब आप माइनस बार लेते हो तो tan इनवर्स 4/3, तो ट्रिपलेट याद करो। थोड़ी देर से चला लें फिर खाएंगे। ये 3, ये 4, ये 5, तो 4 के सामने एंगल आएगा 53 डिग्री और 53.1 डिग्री। देखिए पानी निकलना नहीं शुरुआत। दिस इज द फेस डिफरेंस। बताओ, लैग या लीड? आई लैग या लीड? माइनस आ रहा है तो आई लैग्स V बाय 53.1 डिग्री। समझ में आया? और वैसे ही यहाँ पे पता चल गया था लीड या लैग। एक्सेल बड़ा है, एक्सी छोटा है। इफ एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी देन आई लैग। अगर ये अपने इंडक्टर की असर ज्यादा है, इफेक्ट ऑफ द इंडक्टर इज मोर देन लैग। चलो लास्ट क्वेश्चन, सी में क्या पूछा है ना, डीबी है, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो भाई पावर डिसिपेटेड, डिसिपेटेड P is equals to I square Z cos phi। तो I square, क्या I दिया है? नहीं दिया है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये I क्या है? कैपिटल I, IRMS। तो कैसे फाइंड किया जाएगा? देखो, IRMS इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन Z। VRMS भी नहीं दिया है, VM दिया है, तो VM अपॉन √2 इंटू Z। VM की वैल्यू 283, यहाँ पे √2 और Z की वैल्यू 5, ये लेके आए। इससे हमें करंट मिल जाएगा। कितना आंसर आ रहा है देखो आई का? 40। कितना आ रहा है बच्चों? इससे सॉल्व करोगे तो 40 आंसर आएगा, 40 एम्पियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और cos 5। तो cos 5 यहाँ पे देखिए, अब देखो cos, देखो समझना है आपको, एक बात समझनी है। cos 5 यहाँ पे आपका रहेगा -53.1 डिग्री, पर cos इवन फंक्शन है तो माइनस का भी प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। cos 53.1 3/5, 5 कट, समझ में आया ना? तो 1600 हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 1600 और 1600 इंटू 3, तो 16 थी जा 48, तो 4800 वॉट। दिस इज अवर आंसर। यस और नो? समझ में आया बच्चों? हाँ के ना मैसेज करो। डी क्वेश्चन का है, डी क्वेश्चन, फाइंड पावर फैक्टर। अरे वाह, पावर फैक्टर भी निकाल देते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। cos 5 बराबर R/Z
आर की वैल्यू 3 है, जेड की 5 है, 3/5, 3/5 कितना होगा 0.6, या आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो cos 53.1 डिग्री यानी 3/5 हुआ ना 0.6, 3/5 यहाँ पे निकाल ही लिया था हमने 3/5 यानी 0.6। यस और नो, पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बेटा? चलो मैसेज करो फास्ट। 4 मार्क का आईएमपी क्वेश्चन बनता है ये। हाँ, इम्पीडेंस एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। इम्पीडेंस निकालने के लिए आपको इक्वेशन पता होना चाहिए जो पहले से पता है, ये वाला। इसमें आर दिया पर एक्सी एक्सएल नहीं दिया, तो पहले एक्सएल निकाला फिर एक्सी निकाला, वैल्यू रखी तो 5 आंसर आए। बी में आपको क्या पूछा? फेस डिफरेंस। अगर एलसीआर सर्किट है सीरीज में तो फेस डिफरेंस क्या होगा? tan इनवर्स ये वाला एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। वैल्यू रखी -4/3। आपको पता होना चाहिए tan कैसा फंक्शन, n ऑड फंक्शन है, साइन भी ऑड है, cos इवन है, cos इवन फंक्शन है, तो 10 में आगे माइनस आ जाएगा और आंसर आएगा आपका 4/3 ट्रिपलेट से। ये ट्रिपलेट का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक भाई? तो आई लेक्स बी बाई 53.1 डिग्री। नाउ इन सी, पावर डिसिपेटेड, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पावर डिसिपेटेड? तो वी ऑल नो आई स्क्वायर जेड cos phi. What is I? I is RMS current. That means what? According to Ohm's law we can write RMS voltage upon impedance of the circuit. Now for RMS voltage, here we have maximum or peak value of the voltage, not RMS value of the voltage. So that we have to replace that RMS value of the voltage with the Vm by √2. After replacing this, we will get 40 ampere as RMS current. This value of the RMS current you have to put over here, and cos phi according to again the triplet you can easily get 3/5, and finally you will get the answer 4800 watt, which is the value of power dissipated in this circuit. Okay, after that in the final question they ask about power factor. We all know what is power factor. Simply cos phi is equals to R by Z. You can also find this power factor from this triplet concept. Cos phi, this is phi, adjacent upon hypotenuse, and you will get 3/5. What is 3/5? 30 upon 50 and 30 upon 5. आप कर सकते हो, तो 0.6 is our answer. ठीक है, रिवीजन भी आपका हो गया इसका, बिल्कुल पक्का कीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो बच्चों 7.8 हो गया, कंप्लीट आपका बिल्कुल पक्का। 7.9 करते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर वाले जो क्वेश्चन यानी 7.8 है उसी पे बेस्ड है। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वैरिड। ओके, यानी इसका मतलब है वी कैन वेरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। अभी जो हमने देखा 7.8 में, वही 7.9 में है, सेम सब कुछ, वैल्यू सेम टू सेम है, बट फ्रीक्वेंसी अगर वेरी कर सकते हैं हम लोग, इसको वेरी कर सकते हैं हम लोग, तो उनका क्वेश्चन क्या है पहला, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस ऑकर्स, यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। FR और न्यू आर यू कैन इजीली राइट 1/2π√LC। यस और नो बच्चों? 1/2π√LC, बस खत्म, वैल्यू रखो, आगे आंसर। बिल्कुल, LC की वैल्यू क्या थी वो वैल्यू रखिए, तो यू विल गेट न्यू आर इज इक्वल टू 35.4 हर्ट्ज। सही है ना? L की वैल्यू क्या थी देखो तो, अगले क्वेश्चन में L की वैल्यू थी 25.48 मिली हेनरी एंड C की वैल्यू थी 796 माइक्रोफैराडे। यू विल गेट द आंसर। ओके, सिंपल। इन B
बी में क्या पूछा है, देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इम्पीडेंस। अच्छा, इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लो। अरे भाई, जब रेजोनेंस आप करवा रहे हो, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस जो है वो क्या होता है, Z बराबर R होता है, और R हमारा 3 ओम है 7.8 एग्जाम्पल में। आ गया, लॉजिक लगाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, द करंट, यानी हमें करंट भी फाइंड करना है। तो करंट कौन सा करंट होगा, आरएमएस करंट। नॉर्मली अगर करंट बोला है तो आरएमएस है, पीक या मैक्सिमम बोला है तो आईएम होता है। तो आरएमएस करंट तो एकदम सिंपल होता है, आई बराबर वी अपॉन जेड। भाई वी आरएमएस कितना, वीएम बाई √2। भाई जेड यहाँ पे हो गया 3, ये बात आपको संभालनी है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे जेड आर के बराबर हो जाएगा। तो वीएम आपका था उसमें 283 √2 इंटू आर यानी 3। तो आई आपका क्या मिल रहा है बच्चों, 66.7 एम्पियर। इसको सॉल्व अगर आप करते हो आके ना, ठीक है, तो आपको मिलता है 66.7। अलग आता है ना उससे, ठीक है। क्योंकि अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है, रेजोनेंस हुआ है तो इम्पीडेंस जेड उसमें जो 5 था, यहाँ पे आर लेना है 3, क्योंकि रेजोनेंस है, ये ध्यान रखना है। और फाइनली पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंट कंडीशन। पावर डिसिपेटेड कितना होगा, सबको पता है, पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में आपको पता होना चाहिए cos फाई आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि R बराबर Z हो जाएगा। तो cos फाई आपका होता है R बाई Z। तो पावर कितना होगा बच्चों, आई स्क्वायर इंटू जेड यानी R, आई का स्क्वायर यानी 66.7 का स्क्वायर इंटू R आपका 3 है। इसको सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 13.35 किलोवाट। हाँ, 13.35 किलोवाट। लास्ट क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आ रहा था पावर डिसिपेटेड का था वो 4800 था, यहाँ पे आ रहा है 13350 यानी 13350 वॉट, और उसमें 4800 वॉट। यानी कि अगर रेजोनेंस होता है तो पावर डिसिपेशन बढ़ जाता है। यानी यही तो बच्चों पैराडॉक्स है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो, cos फाई को इंक्रीज करना चाहते हो, तो पावर लॉस वैसे ही आपको बढ़ता दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा ट्रेड ऑफ हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये? आगे ना सम पूरा का पूरा 7.9 स्क्रीनशॉट ले लो इसका।